वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे न्यू मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जियोग्राफी के पेपर 2 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अगर आप जो है बीए 6 सेमेस्टर में हैं, तो जैसे आपने 5वें सेमेस्टर में यानी 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर दिए थे, यानी जियोग्राफी के 2 पेपर आपने दिए थे। ऐसे ही जियोग्राफी के 2 पेपर आपको देने होते हैं बीए 6 सेमेस्टर में, यानी कि बीए के 6वें सेमेस्टर में या बीए के लास्ट सेमेस्टर में जब आप होते हैं, तो आपको 2 पेपर देने होते हैं, ठीक है? पहला जो पेपर है वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दूसरा पेपर आपका है भौगोलिक विचारों का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट या जियोग्राफिक थॉट, ठीक है? ये आपके पेपर 2 का नाम है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट या जियोग्राफिक थॉट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा बहुत ही बारीकी के साथ। और आपको बता दूं कि कुछ विश्वविद्यालयों में जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में पेपर लिखित होने वाले हैं। तो लिखित का भी मॉडल पेपर आपके समक्ष जल्दी आ जाएगा, उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है? लिखित के मॉडल पेपर पर भी काम चल रहा है, जल्द ही वो भी मॉडल पेपर आपके समक्ष आएगा, ठीक है? अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं यहाँ से, यानी कि सेकंड पेपर से आपके, यानी कि भौगोलिक विचारों का इतिहास या भौगोलिक विचारों के इतिहास से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बारह मिहिर कहाँ के निवासी थे? आपको बता दूं कि इसमें सिलेबस मैंने डिस्कस नहीं किया है, हालांकि अभी सिलेबस में आपके जो संकलित है उसमें आपको कई सारे लोग संकलित हैं। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें आपको भारतीय जो है मतलब प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा है, जिसमें वेद और पुराण का क्या योगदान रहा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में प्राचीन विश्व में ग्रीक और रोमन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा है, और उसके बाद में मध्य युग में जो अरब भूगोलवेत्ता आए हैं, यूरोप में पुनर्जागरण काल और जो प्रसिद्ध यात्री आए हैं, जो भौगोलिक खोजें की उन लोगों ने, उन्हीं सबको हमको पढ़ना है। इसके अलावा जर्मन विचारधारा में जैसे कि कांट हो गए, हमबोल्ट है, रिटर है, रिस्थोपेन है, रेडजिल है और हेटनर है, इन सभी से बनने वाले प्रश्नों को समझना है। फ्रांसीसी विचारधारा में आप जाएंगे तो जो है विडाल डी लाब्लास हो गए, ब्रूनहेस हो गए, इन सभी का क्या योगदान रहा है जियोग्राफी में। अमेरिकन अमेरिका के विद्वानों में आप देखेंगे तो कुमारी, एलन चर्चिल, सेम्पल, हंटिंगटन, कार्लो सावर, ये सब विद्वान हैं। ब्रिटिश आप देखेंगे यानी कि ब्रिटेन के विद्वानों में, भूगोलवेत्ताओं में तो जॉन मैकेंडर हो गए, रिचर्ड हर्बर्टसन हो गए, लॉरेंस डडले स्टाम्प हो गए, इन सभी के बारे में हमको जानना है। इसके बाद में भूगोल में द्वैतवाद के बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद में भूगोल के क्षेत्रीय विभेदीकरण और स्थानिक संगठन के बारे में जानना है, और उसके बाद में फिर और भी चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमको। तो इस तरीके से ये भौगोलिक विचारों के इतिहास को हम शुरुआत से लेकर के, और मतलब भूगोल की शुरुआत कहाँ से होती वहाँ से लेकर के और संपूर्ण संसार के जो भूगोलवेत्ता हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भारतीय विद्वान है, भारतीय जो है ये विद्वान है, भारतीय भूगोलवेत्ता हैं बारह मिहिर। बारह मिहिर कहाँ के निवासी थे? बारह मिहिर जो थे अवंती उज्जैन के निवासी थे। अवंती उज्जैन ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। छठवीं मतलब शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, बारह मिहिर का, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट इनके गुरु हैं बारह मिहिर के, ओके। बारह मिहिर की अगर बात की जाए तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, संहिता, इन सभी का अध्ययन किया और भूगोल को इन सभी भागों में बांटा भी। तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, बारह मिहिर ने भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया? तो ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र और संहिता, ये बारह मिहिर ने भूगोल को बांटा था इन तीनों में। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न, बारह मिहिर की पुस्तक मतलब बारह मिहिर की पुस्तक लिखी थी, यानी बारह मिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ग्रहित संहिता, ग्रहित संहिता नहीं है ये, आप इसको कर लीजिएगा जो है बृहत जातक बृहत संहिता, या बृहत संहिता या बृहत जातक संहिता, ठीक है? आप ये कर सकते हैं। तो ये बृहत जातक संहिता, यही ऑप्शन नंबर होगा, यहाँ ग्रहित नहीं, बृहत, बृहत संहिता, बृहत संहिता ये रचना बारह मिहिर की है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बारह मिहिर की सबसे फेमस रचना है एक पंच सिद्धांतिका, इन्हीं की रचना बारह मिहिर की। इसके अलावा जो है लघु जातक भी इन्होंने लिखा है, बृहत जातक, बृहत संहिता, ये सब पुस्तक बारह मिहिर की है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, बारह मिहिर की खोज थी। बारह मिहिर ने क्या खोज किया था? कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बारह मिहिर ने बताया था। इससे पहले इनके गुरु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, और आर्यभट्ट ने, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आर्यभट्ट ने बताया था। तो ये आर्यभट्ट का कथन है, आर्यभट्ट ने इसकी खोज करी थी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बारह मिहिर ने बताया था।
आगे देखेंगे भूगोल को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल को ऐसे कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे तो भूगोल और खगोल ये दोनों भूगोल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा खगोल किस बारे में अध्ययन करता है। खगोल शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रश्न ऐसे कर लीजिए, खगोल शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का या अंतरिक्ष का? तो पृथ्वी का इसमें अध्ययन नहीं करते, अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं खगोल शास्त्र में, ठीक है। वहीं भूगोल शास्त्री जो होते हैं किस बारे में अध्ययन करते हैं? जो भूगोल शास्त्री होते हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ना कि अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है। वो किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के बारे में। चूंकि भूगोल वेत्ता वास्तव में अगर देखा जाए तो भूगोल मात्र पृथ्वी यानी गोलाकार पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल पृथ्वी के बारे में अध्ययन हुए। खगोल शास्त्र जो है वो अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, ठीक है। आगे देखिएगा प्राचीन भारत में भूगोल जानने के साधन रामायण महाभारत, वेद पुराण, जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं इन सभी के माध्यम से हमको भारत में भूगोल के बारे में जानकारी मिली है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे करेक्ट आंसर। जैसे वेदों में आप देखेंगे ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की जानकारी मिली है। अगला प्रश्न है गणित में सर्वप्रथम दशमलव पद्धति के प्रयोग का महत्व किसने बताया? ये दशमलव पद्धति के बारे में तो आर्यभट्ट ने बताया था, और उसके बाद में बारहमीर ने भी इसके बारे में अच्छे तरीके से इसको बताया है। लेकिन गणित सबसे पहले दशमलव के बारे में आर्यभट्ट ने बताया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्टियम पुस्तक को आर्यभट्ट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक तो आप बताएंगे कालिदास, मेघदूतम पुस्तक कालिदास, ऋतु संहार पुस्तक कालिदास। आपसे पूछेगा कि क्या नाम है उस पुस्तक का। अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा है। आपसे पूछेगा कि पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक, बृहद संहिता इन पुस्तकों के लेखक तो बारहमीर, ठीक है। आगे देखिए धन्वंतरी विद्वान थे। धन्वंतरी जो है चिकित्सा विज्ञान के विद्वान है धन्वंतरी, ठीक है। किसके हैं? चिकित्सा विद्वान विज्ञान के भी हैं, आयुर्वेदाचार्य भी थे धन्वंतरी, ठीक है। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए सब भारतीय विद्वान है। अगला प्रश्न है कालिदास की किस रचना में भौगोलिक और ऋतु मतलब षड ऋतु का वर्णन, मतलब कि 6 ऋतुएं जो होती हैं उनका वर्णन है और भौगोलिकता का वर्णन है। देखिए रघुवंशम भी इन्हीं की रचना है। ऋतु संहार और मेघदूतम इन सभी में भौगोलिक और ऋतुओं के बारे में बताया गया, भौगोलिक जानकारी भी है और ऋतुओं के बारे में। हालांकि मेघदूतम में आप देखिए मतलब एक मिनट, रघुवंशम में यानी ए और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, रघुवंशम और मेघदूतम ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी में। अगला प्रश्न ब्रह्मगुप्त की लिखित पुस्तक कौन सी है? ब्रह्मगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनमें से देखें ब्रह्म सिद्धांत और जो खाद्य, ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई हैं। सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास कितना बताया? ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास बताया था 1551 योजन यानी कि लगभग जो है 7905 मील, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? बारहमीर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे कि ब्रह्म सिद्धांत या खंड सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा? तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा। चाणक्य आर्यभट्ट मतलब चाणक्य की पुस्तक जो है कौन सी है? चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी है। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी है। अच्छा सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने ही कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता इनमें से कौन सा है? बताएं। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के जन्मदाता की अगर बात की है तो इनमें से कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर अरस्तु है तो अरस्तु है नहीं, टालेमी भी नहीं है, दोनों नहीं है, किसी को नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? किसी को नहीं, यानी कि इनमें से जन्मदाता इनमें से कोई नहीं। जन्मदाता की अगर बात करें तो स्ट्रैबो अगर ऑप्शन में होता तो उसको हम लगा देते। स्ट्रैबो जो है ये प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के जन्मदाता कौन है? स्ट्रैबो, बी ऑप्शन में है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे किसने सर्वप्रथम क्षेत्रीय भिन्नताओं के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाया था और बताया था कि विश्व में एक भूभाग दूसरे भूभाग से अलग है या भिन्न है? इसको सबसे पहले स्ट्रेबो ने ही बताया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे टॉलेमी का जन्म हुआ था। टॉलेमी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टॉलेमी का जन्म हुआ था 90 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु इनकी 168 ईस्वी में हुई थी। 78 वर्ष तक जीवित रहे थे टॉलेमी। टॉलेमी का जन्म जो हुआ था ये जो है रोमन
यानी कि मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में, यानी यहाँ पर कोई नहीं दिया। रोमन साम्राज्य के हैं टॉलेमी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता थे? रोमन भूगोलवेत्ता इनमें से जो थे, स्ट्रैबो भी रोमन भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से भूगोल के विकास में योगदान दिया। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया? ऐतिहासिक भूगोल में भी योगदान दिया है और प्रादेशिक भूगोल में भी योगदान दिया, यानी कि जो है ज्योग्राफी, जो है देखिए हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड जो है रीजनल ज्योग्राफी, दोनों में अच्छा काम किया है रोमन भूगोलवेत्ताओं ने। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखें अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रैबो प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है, अनियतिवादी, नियतिवादी, अनिश्चयवादी या निश्चयवादी, बताएं। तो स्ट्रैबो जो है ये नियतिवादी प्रथम विचारक माना जाता है, नियतिवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न परीक्षा में आ सकता है प्रश्न, विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत किसने कहा? विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत किसने कहा? फटाफट से आप बताएंगे। तो स्ट्रैबो ने ही कहा था कि विसुवियस पर्वत जो है ये जलता हुआ पर्वत है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, ऑलगेस्ट पुस्तक जो कि 13 खंडों में बटी हुई है, किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को जो है टॉलेमी ने लिखा है, क्लॉडियस टॉलेमी, ठीक है, इनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। टॉलेमी की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं? जियोग्राफिक जो है जियोग्राफिक सिंटैक्सिस, भूगोल की रूपरेखा, और अनलीमा, ये पुस्तकें जो हैं ये इन्हीं की पुस्तक हैं, किसकी? टॉलेमी की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। खोज के महान युग, ये किसका लेख है? खोज के महान युग ये भी टॉलेमी का ही लेख है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पंपोनियस मेला रोमन भूगोलवेत्ता कहाँ के निवासी थे? पंपोनियस मेला दक्षिणी स्पेन का निवासी था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषकों को अनजान भूमि की प्रेरणा किसने दी? अन्वेषकों को अनजान भूमि की प्रेरणा टॉलेमी से मिली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पंपोनियस मेला की पुस्तक इनमें से कौन सी है? फटाफट से आप बताएंगे। पंपोनियस मेला की पुस्तक में जो है ब्राह्म लैक्स, डिकोरोग्राफिया, स्पाई लैक्स, ये तीनों पुस्तकें पंपोनियस मेला की हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। प्राकृतिक इतिहास किसकी पुस्तक है, बताएं। प्राकृतिक इतिहास पुस्तक के लेखक फटाफट से आप बताएंगे। प्राकृतिक इतिहास किसकी पुस्तक है भैया? प्राकृतिक इतिहास पुस्तक को प्लिनी ने लिखा है, ठीक है, रोमन भूगोलवेत्ता है प्लिनी भी, 77 ईस्वी के आसपास इस पुस्तक को लिखा गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी मतलब भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान है, किसने कहा था? तो क्लॉडियस टॉलेमी ने कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ओके। चलिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, सभी दोस्तों के से बोल दीजिए कि वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भौगोलिक खोज की घटना किस शताब्दी की घटना है? भौगोलिक खोज की जो घटना है 15वीं शताब्दी के आसपास की घटना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। किसने काला सागर और कैस्पियन सागर का भौगोलिक वर्णन किया? कैस्पियन सागर कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कैस्पियन, कैस्पियन सागर का भौगोलिक वर्णन किसने किया, बताएं। काला सागर और कैस्पियन सागर का भौगोलिक वर्णन जो किया है वो विलियम रूबरेज ने किया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, मार्को पोलो की यात्राएं, यात्रा ग्रंथ लिखा गया 1296-97 के आसपास लिखा गया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुर्तगालियों ने मदीरा द्वीप की खोज कब की? पुर्तगालियों ने मदीरा द्वीप की खोज जो करी है 1418 ईस्वी में करी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली साहसी यात्री था जिन्होंने अपनी यात्रा जगत नदी से प्रारंभ प्रस्थान किया था। कब प्रस्थान किया था वास्को डिगामा? वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी और 8 जुलाई 1997 मतलब 1497 ईस्वी में चला था, और ये 23 मई 1400 या 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के एक स्थान पर पहुंचा था, कालीकट नाम के स्थान पर।
तो वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट जो है, जिसको आजकल जो है कोझीकोड कहा जाता है, कोझीकोड जिला पड़ता है। कोझीकोड जिला जो है, इसी कोझीकोड जिले में पहुंचा था, ठीक है। और एक गांव पड़ता है कापड़ नाम का गांव, तो कापड़ नाम के गांव में कब पहुंचा था, तो 20 मई 1498 में। 20 मई, यहाँ पर 23 मई दिया है, तो 20 या 23 मई आप वही लगा देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ पर हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, इसका जन्म हुआ था 1491 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, जेनेवा गणराज्य में हुआ था। जेनेवा गणराज्य अब इटली का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म वहीं हुआ था। अमेरिका की खोज करने वाला यही है। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन आयोनियन दर्शन का संस्थापक एवं पिता कहा जाता है। आयोनियन दर्शन का संस्थापक और पिता किसे कहा जाता है, थेल्स को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली से मानी जाती है। डी ऑप्शन बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पुनर्जागरण का अग्रदूत महान कवि दांते, जिसने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दांते ने लिखा है, ठीक है। दांते, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। डेकामेरोन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, बताएं। डेकामेरोन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो डेकामेरोन जो है ये इतावली कवि है, एक बोकेसियो उन्हीं की कवि है, मतलब कृति है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी है। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान है, उनका क्या नाम है। उनका नाम है डेसिडेरियम इरासमस। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं इरासमस, करेक्ट 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 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था, तो आप सभी लोगों को पता होगा, न्यूटन ने लगाया था, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगातार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो मैंने सोचा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको दिया जाए। बाकी मैं लिखित मॉडल पेपर आपको दूंगा, तो उसको लेकर के परेशान मत होइएगा आप सभी लोग। लिखित मॉडल पेपर आपके समक्ष जल्द ही आएगा, ठीक है। चलिए और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, प्रश्न है भैया, प्रश्न लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये लिखा हुआ है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। 1965 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना हेगट महोदय ने की। किसने की, हेगट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, इस पुस्तक को किसने लिखा। जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, इस पुस्तक को लिखा है डडले स्टाम्प ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, मॉडल्स इन जियोग्राफी। 1967 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। किसने लिखा इसको, चोरले और हेगेट ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एस.डब्ल्यू. बुलरिज 1900 से 1963 जिनका समय काल रहा है बुलरिज का, ये किस बात के समर्थक रहे हैं, तो नव निश्चयवाद का समर्थन किया इन्होंने। ये बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, जियोग्राफर एज साइंटिस्ट। जियोग्राफर एज साइंटिस्ट 1965 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। किसने लिखा इसको, बुलरिज की ही पुस्तक किसकी है, बुलरिज महोदय की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नव निश्चयवाद के समर्थक हैं बुलरिज। अगला प्रश्न, राक्सबी ने मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा, बताएं। राक्सबी ने मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा है। राक्सबी ने मानव भूगोल को जनजातीय भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक या राजनीतिक भूगोल में बांटा है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी भागों में बांटा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज 1902 में प्रकाशित रचना है। इसको किसने लिखा, जीन मैकेंडियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। ब्रिटेन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई, 1830। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हर्बर्टसन ने विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा। तो हर्बर्टसन ने विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं, पहला भाग है टुंड्रा प्रदेश यानी टुंड्रा प्रदेश, दूसरा है टैगा प्रदेश, तीसरा है उष्णकटिबंधीय
और चौथा है आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय, और पांचवा है आपका रेगिस्तान, और छठवा है आपका घास के मैदान। ठीक है, तो ये 6 प्रदेशों में उन्होंने ही बांटा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आधुनिक भू आकृतिकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक भू आकृतिकी के जनक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा डेविस महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का संघ, इसकी स्थापना कब हुई? अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का संघ, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अपर्दन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल डेविस महोदय, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, डेविस और पेंक का है ये। अगला प्रश्न, डेविस के अनुसार भूस्वरूप परिणाम है। भूस्वरूप परिणाम किसका है? संरचना का, प्रावस्था का और प्रक्रय, इन सभी का, उपरोक्त तो सभी का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, स्थलाकृति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? स्थलाकृति विज्ञान का जनक डेविस को ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। मानव और प्रकृति नाम की पुस्तक किसने लिखी है? मार्स ने लिखी है। ओके, ऐसे और भी प्रश्न आपसे बनते। पार्थिविकता का सिद्धांत किसका है? हमबोल्ट का है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चलिए, प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, संभववाद, मानववाद या समुद्र विज्ञान। देखें, भूगोल से संबंधित, मानव भूगोल से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, समुद्र विज्ञान जो है ये भौतिक भूगोल से संबंधित है, जबकि प्रत्यक्षवाद, संभववाद और मानववाद, ये सब विचारधारा मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं। ठीक है, अगला है, फैले नहीं, यहाँ पर फैब्रे कर लेंगे। ठीक है, फैब्रे, फैब्रे फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। तो फैब्रे संबंधित हैं किससे, किस वाद से? नियतिवाद से, संभववाद से या मानवतावाद से, या किसी भी वाद से नहीं। तो फैब्रे जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, ये संभववाद से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, संभववाद से रिलेटेड हैं फैब्रे। ठीक है, क्लियर। लुसियन फैब्रे इनका पूरा नाम है। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, किसने? फैब्रे ने। अगला प्रश्न, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस घटक को भैया? संभववाद में मानवीय घटक और जो है प्राकृतिक घटकों पर भी जोर डाला गया। तो इसमें आप दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मानवीय घटक को ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है, तो मानवीय घटक यहाँ पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानवीय घटक लगाएंगे। ठीक है, मानवीय घटकों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई मानवीय घटकों की। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नियतिवाद संकल्पना में किसी घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? किस घटक को? नियतिवाद में आपको प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन सा एक नहीं है, बताएं। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण और वर्णन। देखिए, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन ये सब आते, मात्रात्मक क्रांति नहीं आती। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? बढ़िया प्रश्न है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता, उनका नाम है टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो हैं, ये नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मानव प्रकृति का दास है, ये कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था। अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं ये। ठीक है, भूगोलवेत्ता मतलब कि ये लेडीज भूगोलवेत्ता हैं, एलन चर्चिल सैंपल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है, जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इनकी एक रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अच्छे तरीके से समझाया। अगला प्रश्न, जियोग्राफिया जनरल मतलब कि जेनरालिसिस, इसके लेखक कौन है? बताएं। जियोग्राफिया जनरालिसिस पुस्तक को लिखा है वारेनियर ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? रेटजल ने लिखा है। ठीक है, रेटजल की शिष्या ही थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। अगला प्रश्न, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फैब्रे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए यह कथन कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं, रेडजल की शिष्या हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द जियोग्राफी ऑफ पुराण किसकी रचना है, बताएं। द जियोग्राफी ऑफ पुराण किसकी रचना है। द जियोग्राफी ऑफ पुराण, इसको लिखा प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने। किसने, प्रोफेसर मुजफ्फर अली। ठीक है, सी ऑप्शन में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है। बनारस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डॉक्टर एच.एल. झब्बर ने भूगोल विभाग की स्थापना कब की थी। तो उन्होंने भूगोल विभाग की स्थापना 1947 में की थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1947, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, डॉक्टर एच.एल. झब्बर द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है इनमें से। देखें, तो उन्होंने जियोग्राफी ऑफ बर्मा, द मिनरल्स ऑफ रिसर्च ऑफ बर्मा, फिजिकल बेसिन ऑफ इंडिया, इन सभी पुस्तकों को लिखा। भारत एवं प्रादेशिक भूगोल इनकी पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है। भारतीय नागरिक भूगोल का जनक माना जाता है डॉक्टर रामलोचन सिंह को। किसको, डॉक्टर रामलोचन सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1944 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले और भी 1800 कुछ में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब, लेकिन जो पंजाब विश्वविद्यालय इंडिया वाला है 1944 में। अगला प्रश्न, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में भूगोल की स्थापना कब हुई। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में भूगोल की स्थापना जो हुई थी, वैसे उस्मानिया विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई 1917 या 18 में हो गई थी, लेकिन उस्मानिया विश्वविद्यालय जो हैदराबाद में स्थित है, भूगोल की स्थापना उसमें 1955 में हुई। जो असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMM के क्या जो पार्टी है उसके है नहीं, वो आंध्र प्रदेश के, वो उस्मानिया विश्वविद्यालय से ही पढ़े हैं। ठीक है, एलुमनाई है वहाँ के। एलुमनाई मतलब कि ऐसे छात्र जो कि वहाँ से पढ़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताएं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, JNU की स्थापना कब हुई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना दिल्ली में जो है 22 अप्रैल 1969। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1946। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद की स्थापना वाराणसी में हुई थी। प्रोफेसर H.L. झिब्बर ने की थी। BHU के थे, भूगोल विभाग के प्रोफेसर, मतलब उसके अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई थी, बताएं। भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई थी, वाराणसी विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद की स्थापना किसने करी थी, प्रोफेसर H.L. झिब्बर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बम्बई भूगोल परिषद की स्थापना बताएं। बम्बई भूगोल परिषद की स्थापना, बम्बई भूगोल परिषद की स्थापना 1882, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, भौगोलिक मतलब भारतीय भौगोलिक परिषद कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। भारतीय भौगोलिक परिषद कोलकाता की स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, 2 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से। हैदराबाद भूगोल परिषद की स्थापना कब हुई, 1962 में हुई। ठीक है, भारतीय भूगोल वेत्ता परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई, 1955 में हुई। उत्तर भारत भूगोल परिषद गोरखपुर में जो स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, 1968 में। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बताएं। रेडजल को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। रेडजल मानव भूगोल के जनक कौन है, रेडजल। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये सैंपल का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में हमेशा आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सैंपल, रेडजल और हंटिंगटन, ये सब मानव भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, जबकि बर्ट्रैंड रसल की बात किया है तो ये एक मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिशियन हैं, और ये एक फिलोसॉफर हैं बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, आगे देखिएगा, संभववाद अब अवधारणा मतलब कि अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक।
इन दोनों को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संभववाद में इन दोनों को घटकों को इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे पहले एक मैंने और आपको बताया था, तो उसमें मानवीय घटकों को ज़्यादा बल दिया था। हालाँकि मानवीय घटक और प्राकृतिक घटक दोनों आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि मानवीय घटकों पर भी बल दिया गया है। ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बताएँ। भौगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से क्या नहीं है? यात्रियों के विवरण हैं, प्राचीन मानचित्र भी हैं, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने भी भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं। प्राचीन महाकाव्य जो हैं ये स्रोत हैं, लेकिन उतना वैज्ञानिक नहीं हो सकते, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताएं। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तकनीकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। भारत में अंतरिक्ष आयोग की अगर बात करें तो उसको इसरो बोलते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना बात करें तो इसको डोस बोलते हैं, DOS। इसकी स्थापना वैसे इसरो की स्थापना जो हुई है 1969 में हुई थी 15 अगस्त को। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी अंतरिक्ष विभाग की, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई, तो इसका डी ऑप्शन लगा देंगे 1972। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग का कब सृजन हुआ? परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन जो हुआ 1956 में हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय आंतरिक अनुसंधान समिति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 1962 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा। बाकी मैं और मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूंगा। परीक्षा तक आते आते आपको एक दो मॉडल पेपर और मैं करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जियोग्राफी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हो चुका है। अब लिखित मॉडल पेपर का नंबर है, लिखित मॉडल पेपर आपका जल्दी आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला तो हो गया, अब लिखित मॉडल पेपर आपका वो भी 2-3-4 दिनों में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का जैसे कंप्लीट होता है, लिखित का तुरंत मैं चालू करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा।